आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जनसंख्या। यह रहा आज का मोटिवेशनल कोड। चीन के बाद भारत अपनी 102.8 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरा सघनात्मक बसा हुआ देश है। मतलब कि जो चीन है वो तो प्रथम नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में, और जो भारत है वो 102.8 करोड़ जनसंख्या के साथ है ना दूसरा देश बन चुका है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है। भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है, अब हम बता रहे हैं भारत की जो जनसंख्या वो किस आधार पर बटी हुई है, उसमें वितरण कैसा है। भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असमान है कि जो जनसंख्या है वो असमान तरीके से बटी हुई है। देश में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश दिखता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। कि भारत में क्या दिखता है कि केंद्र शासित प्रदेश में है और जो राज्य हैं उसमें है ना असमान तरीके से जनसंख्या बसी हुई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश जो है उसमें जनसंख्या सबसे अधिक बसी हुई है। बाद में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश के बाद ये सब राज्य आ जाते हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलाकर देश की कुल जनसंख्या का लगभग 76% भाग है। अगर हम इन सब राज्यों की जनसंख्या मिला दें तो ये 76% बनेंगी। जम्मू और कश्मीर 0.98% जनसंख्या बसी हुई है। उत्तराखंड में 0.83% जनसंख्या बसी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 0.11% जनसंख्या बसी हुई है। इन राज्यों की जनसंख्या का आकार इसके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद बहुत छोटा है। कि क्या है कि इनके पास क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है पर इनमें जो जनसंख्या बसी हुई है वो बहुत कम बसी हुई है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा 0.11% ही है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आपने देखा 0.98% ही जनसंख्या बसी हुई है। कि इनका आकार तो बहुत बड़ा है पर इसमें जनसंख्या का जो निवास है वो बहुत कम है। भारत में जनसंख्या का ऐसा असमान स्थानीय वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रस्तुत करता है। कि ये बताता है कि जो देश में भौतिक, सामाजिक और आर्थिक ऐतिहासिक कारक हैं ना वो अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग हैं, तो इस वजह से इनकी जनसंख्या भी कम ज़्यादा है। जैसे भारत में ये सबसे ज़्यादा है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ये सब अच्छी है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है। तो ये बताया गया कि जिस स्थान की जलवायु सबसे अच्छी है वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है। जिसकी अनुकूल जलवायु नहीं है वहाँ पे कम जनसंख्या है। जैसे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है। भौतिक कारकों का संबंध है यह स्पष्ट कि भूविन्यास एवं जल की उपलब्धता के साथ जलवायु मुख्य रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। जो क्या बता रहे हैं कि भू की जो जलवायु है, उपलब्धता है, वो क्या करती है कि वितरण के प्रतिकूल निर्धारण करती है। कि जहाँ पे जलवायु अच्छी होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई होगी, जहाँ की जलवायु निम्न होगी या ज़्यादा अच्छी नहीं होगी वहाँ पे कम जनसंख्या बसी होगी। जैसे उत्तर भारत के मैदानी, डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्यम भारत के राज्यों के अतिरिक्त जिलों हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की तुलना में उच्चतर है। कि ये बता रहे हैं जो हिमालय है और आंतरिक ज़िले हैं जैसे कि उत्तर पूर्वी, पश्चिमी कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। और ऊपर क्या बताया था कि जो उत्तर भारत है वहाँ पे जनसंख्या अधिक बसी हुई है, क्योंकि ये क्या है कि इनकी जलवायु के आधार पर जनसंख्या बसी हुई है। कि उत्तर भारत की जलवायु अच्छी है तो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या बसी है। इतनी दक्षिण भारत की जलवायु इतनी अनुकूल नहीं है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे कम जनसंख्या बसी हुई है। ऐसी उत्तर भारत में भी अगर आप हिमालय की तरफ चले जाओगे, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे चले जाओगे तो वहाँ की भी जलवायु अनुकूल नहीं है। क्या वहाँ पे कैसी है, ठंडी जलवायु है जिस वजह से वहाँ पे कम जनसंख्या बसी हुई है। तो यह है वितरण के आधार, जिसके आधार पर हमारी जो जनसंख्या का वितरण है
वो अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। सिंचाई के विकास राजस्थान, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता झारखंड और परिवहन जल के विकास प्रायद्वीपीय राज्य के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे वे अब जनसंख्या के माध्यम में उच्च केंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। कि क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इनमें ना जनसंख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान, झारखंड, प्रायद्वीपीय राज्य क्यों बढ़ती जा रही है यहाँ पे इतनी जनसंख्या? क्योंकि यहाँ पे सिंचाई का विकास हो चुका है राजस्थान में, और जो झारखंड है वहाँ पे खनिज ऊर्जा संसाधनों का उपलब्धता बढ़ती जा रही है। जल का परिवहन है उनका विकास प्रायद्वीपीय क्षेत्र में होता जा रहा है। तो इस कारण यहाँ की जो जनसंख्या है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सबसे पहले हमारे वीडियो को शेयर कर दें। भारत में जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार विभाजित है? कि अब पहले तो हमने क्या पढ़ा था, भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ा था कि जनसंख्या के आधार पर किस आधार पर वितरित है, जनसंख्या किस आधार पर वितरित है। पर अब हम पढ़ेंगे घनत्व के बारे में कि वो घनत्व के आधार पर किस प्रकार वितरित है जनसंख्या। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा दर्शाया जाता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, इसके आधार पर दर्शाया जाता है। इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानीय वितरण को सही ढंग से समझने में मदद मिलती है। कि इसे ये समझने में मदद मिलती है कि छोटे इलाके में कितने लोग रहते हैं, कितने बड़े भूमि के टुकड़े पे कितने लोग रहते हैं, इसको समझने में मदद मिलती है। भारत में जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कि जो जनसंख्या घनत्व है भारत में 324 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। एशिया के घने बसे देशों में तीसरे स्थान पर है। जो भारत है वो एशिया में तीसरे स्थान पर है घने बसे हुए क्षेत्र के हिसाब से। यह 1951 में 117 वर्ग किलोमीटर था। कि क्या था कि 1951 में ये 117 था, जो अब कितना हो गया, 324 हो गया है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। पिछले 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर बढ़े हैं, इससे ये पता चलता है। घनत्वों की स्थानीय भिन्नता को व्यक्त करते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 9,294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक हैं। कि जो वो है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे तो 1 किलोमीटर के अंदर 13 व्यक्ति रहते हैं, और जो दिल्ली है वहाँ पे 9,294 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा बसा हुआ क्षेत्र है दिल्ली। प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में से केरल 819 और तमिलनाडु में 478 उच्चतर घनत्व पाया जाता है। कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा बसे हुए क्षेत्र है ही दिल्ली, पर केरल में 819 व्यक्ति पाए जाते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तमिलनाडु में 478 व्यक्ति पाए जाते हैं। जबकि उत्तर भारत के राज्य में, जो उत्तर भारत का राज्य है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में 904 व्यक्ति पाए जाते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। बिहार में 880 व्यक्ति पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 689 व्यक्ति पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व उच्चतर है, जिससे हम ये लगा सकते हैं कि उत्तर भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो सबसे ज़्यादा है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है। इसके अलावा असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। कि यहाँ पे सबसे माध्यम घनत्व पाया जाता है। मतलब उत्तर पूर्वी राज्य में निम्न घनत्व है, और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उत्तर के पूर्व में जो राज्य हैं वहाँ पे कम घनत्व है, कम जनसंख्या रहती है। जबकि अंडमान व निकोबार को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के उच्चतर घनत्व पाए जाते हैं। जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं ना वहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बस एक अंडमान और निकोबार है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है।
और जितने भी हैं केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पे हमेशा अधिक जनसंख्या ही पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व अधिक ही पाया जाता है। आई होप आपको यह भी समझ आ रहा होगा। भारत में जनसंख्या की वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो हम जनसंख्या की वृद्धि से क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। दो समय बिंदु के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। कि दो समय बिंदु में, जैसे कि 1 वर्ष में या 5 वर्ष में जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसी दर को प्रति वर्ष में व्यक्त किया जाता है। इसको कैसे व्यक्त किया जाता है? प्रति वर्ष में व्यक्त किया जाता है। हम किस में देखते हैं? हम हर 10 साल में देखते हैं जनसंख्या के बारे में कि हमारी कितनी जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हैं, एक तो है प्राकृतिक वृद्धि और एक है अभिप्रेरित घटक। प्राकृतिक वृद्धि, अभिप्रेरक घटक। तो प्राकृतिक वृद्धि में क्या होता है? इसका विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से तय किया जाता है कि एक साल में या 1 वर्ष में कितने व्यक्तियों ने जन्म लिया है और कितनों की मृत्यु हुई है। जबकि अभिप्रेरित घटक किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती तथा बहिर्वर्ती संचालन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। कि ये कैसे पता चलता है कि इसमें क्या होता है, 1 वर्ष में कितने लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं और दूसरे स्थान पर इस स्थान पर आए हैं, कि इसके आधार पर तय किया जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हैं। यही बताते हैं कि जनसंख्या किस आधार पर बढ़ रही है और किस आधार पर घट रही है। टॉपिक है, पिछली 1 शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि को क्रमानुसार बताएं। कि हमें जनसंख्या की वृद्धि को बताना है क्रमानुसार, किस किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि है ये 1 शताब्दी में। पिछली 1 शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवास की दर वजह से हुई है। इसलिए यहाँ वृद्धि भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। कहीं पे जन्म दर को दर्शा रही है, कहीं पे मृत्यु दर को, कहीं पे प्रवास को, इन सब चीज़ों को दर्शा रही है। इस अवधि में वृद्धि की 4 स्पष्ट प्रवस्थाओं को पहचाना गया है। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध या स्थिर प्रवस्था कहा है। कि क्या है कि 1901 से 1921 तक जो जनसंख्या है वो स्थिर रही, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर नगण्य थी। इस अवधि में क्या था, जो वृद्धि दर थी वो बहुत कम थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 की अवधि में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। कि यहाँ पे कैसी वृद्धि दर्ज की गई कि नीचे जाती हुई, कम होती हुई वृद्धि तो हुई, कहाँ पे नकारात्मक वृद्धि हुई, किस में हुई, पीछे जाने में। पहले अगर जनसंख्या 20 थी तो 19 हो गई, ऐसे मतलब कि पीछे जाने लगी जनसंख्या। ऐसा क्यों हुआ? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे कि उस समय क्या था, बच्चे जन्म भी ले रहे थे बहुत ज़्यादा दर पे और लोग बहुत ज़्यादा दर पे मर भी रहे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। जिससे क्या हुआ, जो वृद्धि दर थी वो निम्न ही बनी रही, एक स्थिर ही रही, ना तो उसमें कोई वृद्धि हुई ना कमी आई। निम्न स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा, ज़्यादातर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत ज़रूरतों का अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मुख्य तौर पर उच्च जन्म दर और मृत्यु दरों के लिए जिम्मेदार है। कि क्या था, वहाँ पे भोजन सही तरीके से नहीं मिल पाता था, चिकित्सा व्यवस्था वहाँ पे ठीक नहीं थी, और जो वहाँ पे उपयुक्त वितरण नहीं था कि चीज़ों का सभी तक पहुँच नहीं थी। सभी तक कोई बहुत ज़्यादा अमीर था तो कोई बहुत ज़्यादा ही गरीब था। तो इस वजह से वहाँ पे जो जन्म दर है वो अधिक था और मृत्यु दर भी बहुत अधिक था।
1921 से 1951 की अवधि को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इसे कहाँ स्थिर अवधि के रूप में जाना जाता है। 1921 से 51 को पूरे देश में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को निम्न ला दिया कि स्वच्छता भी बढ़ गई, स्वास्थ्य दर भी बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, मृत्यु तो कम होने लगी। साथ साथ बेहतर परिवहन तथा संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ और परिवहन और संचार दोनों में वृद्धि हो गई, जिससे क्या हुआ, वितरण जो है वो भी अच्छा होने लगा। परिवहन स्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे क्या हुआ, जन्म दर वो है ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रवास की अपेक्षा वृद्धि दर उच्चतर हुई। जो प्रवास की अपेक्षा वृद्धि दर क्या हुआ, उच्चतर हो गई। ज़्यादा जो लोग हैं प्रवासी नहीं रहे, अब एक स्थान पर टिकने लगे। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी तथा द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी कि जब 1920 के दशक में विश्व युद्ध चल रहा था, इससे है ना क्या हुआ, हमारी जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से ये स्थिर हो गई जनसंख्या। 1951 से 81 की अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या जो है वो एकदम से बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ने लगी। मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जन्म दर उच्च प्रजनन दर की वजह से ऐसा हुआ कि क्या हुआ, मृत्यु दर तो बहुत कम हो गई और जन्म दर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही। जो जन्म दर है वो 2.2% तक ऊंची हो गई, बहुत 2.2% अधिक होने लगी हर वर्ष में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीय नियोजन प्रक्रिया के जरिए विकासात्मक कार्यों को शुरू किया गया। केंद्रीय नियोजन के द्वारा क्या हुआ, विकासात्मक कार्य शुरू होने लगे कि विकास होने लगा था देश का। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे ज़्यादातर लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ कि क्या हुआ, अर्थव्यवस्था एकदम से बहुत बेहतर होने लगी, जिससे लोगों के जीवन में भी सुधार आया, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतम हुई। कि जनसंख्या की जो प्रकृति है वो तो उच्च हुई, साथ में क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि जो है वो भी उच्चतर होने लगी। अब 1981 के बाद वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर हालांकि उच्च बनी रही, किंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। इस 1981 में से क्या होने लगा कि जनसंख्या की दर बड़ी तो बहुत बड़ी हुई तो रही, लेकिन उसमें ना धीरे धीरे कमी भी आने लगी। जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को जिम्मेदार माना गया कि जन्म दर अब कम हुआ। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में बढ़ोतरी, जीव की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुआ। कि अब क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि है ना जो स्त्री थी अब शिक्षा की ओर बढ़ने लगी, स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त होने लगी। पहले क्या था, बाल विवाह करवा देते, उसमें भी कमी आई, बाल विवाह में भी, इसलिए जो जन्म दर है वो कम हुई और जनसंख्या घटने लगी। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अर्थात अब भी ऊंची है। जो देश में जनसंख्या की वृद्धि दर है अब भी ऊंची है, बहुत ज़्यादा है। और विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श करेगी। कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार है ना, जो हमारी जनसंख्या है वो 2025 तक 135 करोड़ को टच कर लेगी, इससे ऊपर निकल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।